क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, देन शो दैट करना है कि जो आपकी ये लाइन है ए बी वो किसके पैरेलल होगी, सी डी के। ठीक है, तो करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा आपको ये लाइन तो दिख रही है सीधी, तो आपको पता है 50 और x का दोनों का सम मिलाकर 180 होगा, तो आप लिख सकते हैं 50 + x = 180। क्यों? लीनियर पे। ठीक है, तो इसका मतलब x यही रह जाएगा, 180 में से 50 माइनस हो जाएगा, सो 180 - 50 130। सो x आपका कितना आ गया, 130। इस केस में आपको दिख रहा है जितना 30 है उतना ही ये भी होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो y = 130 डिग्री हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इसे। अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमें बताना था कि x और y, तो x हमारा ये रहा, y हमारा ये रहा। ठीक है, अब रूल ये कहता है कि हमें ये भी बताना है कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल होनी चाहिए। तो रूल है अगर मान लो ये दो लाइनें पैरेलल होंगी, ये दो लाइनें तब पैरेलल होंगी जब तीसरी जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो इनको काट के जाती है, इंटरसेक्ट करके जाती है, उसके दोनों के एंगल ये वाले, कौन से वाले, ये वाले। जब भी दो लाइनें, दोबारा समझते हैं, जब भी दो लाइन को तीसरी लाइन काट के जाती है तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अगर इक्वल होंगे, ये एंगल अगर इक्वल होंगे तो वो हमारी लाइन पैरेलल मानी जाएगी। तो देखते हैं इस केस में हमारी x की वैल्यू 130, इसकी वैल्यू भी हमारी 130, तो हमें दिख रहा है हाँ जी ये दोनों एंगल हमारे बराबर है, इसका मतलब ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो हम यही चीज़ यहाँ पर शो कर देंगे। कैसे करेंगे? लिखेंगे सिंस एंगल x एंड एंगल y आर इक्वल, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। रीजन क्या लिखेंगे, क्यों बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल। तो इसका मतलब क्या है, हेंस जो हमारी लाइन है ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ध्यान रहे जब भी दो लाइनों को तीसरी लाइन काटती है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्या, ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर दोनों ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन नीचे सॉल्यूशन ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि अब यहाँ पर हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक, एंड सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। ये भी ठीक है, और हमें इसमें निकालना क्या है, तो हमने देखा y और z का रेशियो 3:7। ठीक, सबसे पहले आप क्या करिए, आप लेट रेशियो x अब यहाँ पे x ऑलरेडी वैल्यू और y भी ऑलरेडी वैल्यू, तो x मत लेट करना, a लेट कर लो, क्योंकि अगर x लेट करोगे तो हमारे पास x ये भी है, रेशियो भी x हो जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने ये करा, रेशियो को क्या लेट कर लिया, x। ठीक है, सो जो आपका y था वो आपका बन जाएगा 3x 3a, एंड जो z था वो क्या बन जाएगा आपका 7a। ठीक है, क्लियर। चलो z को मैं ऐसा z लिखूँ। ठीक है, हो गया। तो इसका मतलब जहाँ पर y था वहाँ पर आप लिख सकते हैं 3a, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप कितना, 7a। ठीक है, तो इतना हमारा क्लियर हो गया। अब हमें पता क्या है कि सी डी पैरेलल है आपका, ये जो सी डी है वो पैरेलल किसके, ई एफ के। तो हम सी डी ये लाइन हमारी और ई एफ नीचे वाली जितना एंगल बनाते हैं, ये हमारी थर्ड लाइन है, ये 2a और ये हमारा 7a, कुछ इस तरह का है। तो अब ध्यान से देखना, अगर ये 3 है तो ये भी 3a होगा। क्यों, अपोजिट एंगल। तो मैं ये रीज़न लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 3 है तो ये भी 3, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। ये 7a है, तो ठीक है। क्वेश्चन में z ये है। ठीक है, तो z कहाँ पर है, ये है। z की वैल्यू 7 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 7a है। तो अगर ये 7 है तो 3a + 7a, हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ। ध्यान रखना एक रूल होता है, ये 3a है = 3a हो जाएगा, ये 7 है यहाँ पर है। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको मिला देते हैं और ये सारी लाइनें भूल जाते हैं तो कुछ ही कोऑर्डिनेटर टाइप बनेगा, जहाँ पर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल होता है
सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है, या फिर इसको एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं, तो वो होता है आपका 180। तो इस केस के हिसाब से 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 180 होता है। सो 7 और 3 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 10। सो 0 से 0 कैंसिल, a इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर है? सो अब तो हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना x, और x कहाँ पर है हमारा, तो x हमारी लाइन में कुछ इस तरह का, नीचे वाला x है, x ये है, y आपका यहाँ पर है और z आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो आपकी a की वैल्यू आ गई 80। इसका मतलब जो आपका y था वो था 3a, z था आपका 7a, तो इसका मतलब y जो होगा वो कितना आएगा 3a। सो 3 इंटू में 80, 54 डिग्री आपका y है। z जो है वो आपका 7a है, इसका मतलब 7 इंटू में 80, ठीक है, 126 डिग्री z आपका। आपको निकालना क्या है x। तो अगर आप वापस देखेंगे ए बी एंड सी डी लाइन में, तो आपको एक चीज़ दिखेगी, ए बी और सी डी लाइन जब यहाँ पर सिंस ए बी पहले है आपका सी डी का, तो अगर इन दो लाइनों में चाहोगे तो वापस आपको क्या दिखेगा, ये दोनों अगल बगल खड़े अपने, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना होगा, एंगल इज 180। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, जहाँ पर आपका y है 54 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो आपका हो जाएगा 126 x की वैल्यू। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो परपेंडिकुलर है वो सी डी के परपेंडिकुलर, तो ये आपका 90 हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी आपका मिलाने से 90 हो जाएगा कुछ ऐसे। जी ई डी जो आपका है वो कितना है, जी ई और डी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 126 है। तो अब आपको ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप इनको मार्क कर लीजिए यहाँ पर, ए जी कहाँ पर आएगा, तो ए ये रहा, जी ये रहा और 3 ये रहा, तो ये वाला आपको निकालना पहला एंगल, डार्क कर लेते कुछ ताकि समझ आ जाए कि क्या क्या निकालना है। जी ई एफ कहाँ पर है आपका, तो जी ई एंड एफ, तो अगला पॉइंट आपको ये निकालना है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, बोलते हैं एफ जी ई, तो एफ जी एंड ई अगला आपको निकालना है ये वाला। क्लियर है? कुछ ये 3 चीज़ें निकालनी, तो स्टार्ट करते हैं पहले। इन एंगल जी ई डी, तो जी ई डी उठा लिया हमने कुछ ऐसा जो कि आपका कितना है 126 डिग्री है, ये आपको गिवन में दे रखा है कि जी ई डी आपका 126 है। अच्छा अगर हम जी ई डी को देखेंगे तो हमें दिख रहा है जी ई एंड डी। जी ई डी बना कैसे होगा, सो जी ई एफ में प्लस कर दो आप एफ ई डी, कैसे एक बार दिखा देते हैं, देखो जी ई एफ इतना एंगल में इतना और एंगल मिला दो एफ ई डी, तो अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कुछ ये बनेगा जी ई डी, तो यही तो निकला है हमारा, यानी कि इन दोनों का सम कितना होता है 126 ही रहेगा। जी ई एफ हमें नहीं पता, बट एफ ई डी हमें पता 90 होता है, सो 126 डिग्री। सो जी ई एफ आपका होता है कितना 126 माइनस 90, सो 36 आपका होगा जी ई एफ। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट निकाल लिया आपने, जी ई एफ आपका 36 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही पार्ट 2 करना है आपको। सो पार्ट 2 में निकालना है आपको ए जी निकाल, देखो ए जी और ई निकालना है, ठीक है। तो हमें ये पता है, हमें ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंस ए बी पैरेलल है आपके सी डी के, कैसे देखो ध्यान से, जब आपके पास ये 2 लाइनें पैरेलल हैं ए बी सी और डी, तो आपको पता है जब भी कोई थर्ड लाइन काट के जाएगी इसको, तो थर्ड लाइन यहाँ पर बनी है कौन, जी और ई, कुछ ऐसी लाइन बनी है,
तो इसका मतलब सो एंगल ए जी ई यहाँ से लेके आते थे, तो हमने कहा था ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो ए जी ई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, जी ई डी टी। सो जी ई डी आपका है 126, सो ए जी ई इज ऑल्सो इक्वल टू 126। रूल क्या लिखोगे यहाँ पर, क्यों हुआ ऐसा, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो पार्ट 2 भी हमारा हो गया। तो ये है आपका 126 डिग्री। बात करते हैं अगर हमारा ये 126 डिग्री है तो एंगल ए जी ई प्लस, देखो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों को मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो एंगल ए जी ई एफ जी ई इजिकल टू 180, क्यों होता है, लीनियर पेयर। सो ए जी आपका 126 डिग्री प्लस एफ जी ई इजिकल टू 180 डिग्री। सो एफ जी ई इजिकल टू आपका 180 माइनस 126 डिग्री। सो एफ जी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, तो 54 डिग्री आपका एफ जी ई हो गया, 54 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे निकल गए। नंबर 4 इसके गिवन पॉइंट है, फर्स्ट है कि पी क्यू आपका पैरेलल है एस टी की, फिर पी क्यू आर 110 डिग्री, आर एस टी 130 डिग्री। आपको फाइंड करने का क्या, क्यू आर एस, ठीक है। तो आपको एक ही बताना है यहाँ पर ये वाला एंगल, हम इसको एक्स ले लेते हैं। लेट सॉल्यूशन एक्स, तो ये हमें एक्स निकालना है। ध्यान से सुना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हमने कहा इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, इस लाइन को हमने बढ़ा दिया यहाँ तक, ठीक है। हमें ये पता है सिंस कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है आपका एस टी की, ये छोटी लाइन इस छोटी लाइन के पैरेलल है, तो ये पूरी लाइन भी इस लाइन के पूरे पैरेलल होगी। सो पी से लेके क्यू, पी क्यू इज पैरेलल टू जेड और टी लाइन की, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब हमें ध्यान रखने की चीज़, आपको अगर जिसको भी कुछ रूल्स नहीं पता मेरे ख्याल से, तो अगर 8th क्लास में एंगल्स वाला चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ा है या भूल गया तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और ये इसको काटता है, तो ये एंगल और ये एंगल आपका क्या माना जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल होता है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, क्लियर है। तो इस केस के हिसाब से अगर 130 ये है तो आपका ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही लिखने वाला हूँ यहाँ पर, टी एस आर इज इक्वल टू आर क्यू पी, आर क्यू, अच्छा अगर ये वी था, हाँ कंफ्यूज मत होना, ये वी है तो आर वी क्यू ले लिया। ये 130 है, सो आर वी क्यू आपका 130 डिग्री हो जाएगा। क्यू हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं पसंद आ गया होगा। अगर ये नीचे है तो नीचे वाला एंगल, ऊपर है तो ऊपर वाला एंगल, ठीक है। अगर ये इस तरफ बन रहा है तो ये इस तरफ वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, और अगर यहाँ पर कोई एंगल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला। क्लियर होगी बात। तो इसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या है, हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसीलिए 130 और ये 130 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे लिए देखें तो हमारे लिए इतना जो काम था वो आसान हो गया। अब सिर्फ हमें क्या निकालना है, ये क्या था हमारा एस था, पी क्यू था ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ और लिख दो, ए मान लो, तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया, ठीक है। तो अब हमारे लिए 130 हो गया। अब हमें निकालना क्या, हमें ये वाली चीज़ निकालनी है। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइन।
अब धीरे धीरे हम थोड़ा समझदार बनेंगे। हम अगर इस फिगर को उल्टा कर लेंगे तो ये फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ जहाँ पर P और A ये रहा, ये हमारा कुछ ऐसे बन रहा है, जहाँ पर हमें पता है ये वाली लाइन हमारी R है, एक तरफ Q है और एक तरफ हमारा B है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। कुछ इस तरफ वाला 130 है, जिसको हमने नाम दिया था RBA, तो RBA वाला हमारा 130 है, ये हमारा गिवन था 110, हमें निकालना ये वाला। हमने इसे उल्टा कर दिया ताकि आपको डायग्राम समझ में आए। अब देखो ध्यान से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल रही है आपस में, तो मिला के 180 बनेगा। तो हम लिख सकते हैं PQR प्लस RQV इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। अच्छा, मुझे भी पता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एंगल के नाम ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है, कि जिनके लिए ये नाम या इसको ढूंढना कि ये क्या है समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए भी आसान तरीका है मेरे पास। आप नाम मत लिखिए, आप क्या करिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर दीजिए इज इक्वल टू 180। जहाँ पर एंगल 1 का मतलब ये है, एंगल 2 का मतलब ये वाला एंगल है। तो आपको पता है 1 और 2 का सम कितना होता है 180, क्यों होता है लीनियर पेयर, ठीक है। सो ये 110 है, ये एंगल 2 आपको पता नहीं है, इसका तो एंगल 2 आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, ये प्लस उस तरफ जाके माइनस, तो एंगल 2 आपका आ गया 70 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या 70 डिग्री एंगल 2। ऐसे ही आपके पास 3, ये एंगल 3 है और ये एंगल आपके पास 4 है, ठीक है। तो सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 का सम भी कितना हो जाएगा 180, क्यों लीनियर पेयर। सो 3 आपका 130 है, 4 180 डिग्री, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130, सो 180 में से 130 का आपका आएगा 50, सो एंगल 4 आपका कितना होगा 50 डिग्री। तो इसका मतलब ये अंदर वाला कितना आ गया आपका 50 डिग्री। तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 70 आ चुका था, ये 50 आ चुका था। इसके बाद आपको ये दो बाहर वालों की भी ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे हम डायग्राम को कट भी करते जा रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए था। धीरे धीरे करके हमने वो सारी चीज़ें निकाली जिसकी हमको ज़रूरत थी। अब हमारे पास सिर्फ एक ट्राइंगल बचा है, और ये ट्राइंगल का ये हमारा 70 है, ये हमारा 50, और ये हमें निकालना है। इसको हम x मान चुके हैं पहले, ठीक है। हमें जो चीज़ निकालनी थी हमने उस चीज़ को देख लिया है यहाँ पर कि हमें ये चाहिए। इसका मतलब इन ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है आपका होता है 180। सो x प्लस 70 प्लस 50 सबके ऊपर डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, सो 60 इज इक्वल टू आपका है कितना x, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया कितना 60। इसका मतलब जो आपको फाइंड करना था QRS, सो एंगल QRS आपका है कितना 60 डिग्री, ठीक है। ध्यान से इस वीडियो को दोबारा देखना कि कैसे कैसे हमने डायग्राम को सॉल्व करा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, तो एक्स यहाँ पर ये है और वाई आपका ये, एक्स ये है और वाई आपका ये है, ठीक है। इसको भी हम डायग्राम से करेंगे, तो ध्यान से देखते रहना कि डायग्राम में कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो डायग्राम को इस तरह से बनाया जाएगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम अगर इसमें ये लाइन नहीं होती, अगर ये लाइन नहीं होती और ये एंगल भी यहाँ पर नहीं होता, तो हमें एक बात क्लियर हो रही है कि ये आपका ए बी पैरेलल टू सी डी है, जो कि गिवन में दे रखा है। तो मैं सोल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। सिंस ए बी जो है वो पैरेलल है किसकी सी डी की, सो ए बी लाइन जो है सी डी के पैरेलल है, कुछ इस तरह से हो गया। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती है, ये वाली लाइन आपको काट के जा रही है, इस लाइन को काट के जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सो एंगल ए पी डी का मतलब ये इतना बड़ा एंगल और 127 इज इक्वल टू पी डी। ये आपका यहाँ पर कौन सा एंगल था, तो आपका यहाँ पर एंगल था आर, तो ये था डी, सो पी आर डी, और ये था आपका ए पी आर।
सो ए पी आर इसे पी आर डी के बराबर है, क्यों है वही से ऑल्टरनेट एंगल। सो आपका ए पी आर कितना है, तो अगर आप ए पी आर पे नजर डालेंगे तो पता चलेगा 50 प्लस वाई, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था ये लाइन से ज्वाइन होती जहाँ पर ये आपका एक्स और ये आपका वाई था, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। तो हम समझ गए 50 प्लस वाई इजिकल टू 127 होता है, ठीक है। तो वाई आंसर कितना रहेगा 127 माइनस 50, सो 77 आपका वाई कितना आ गया 77। तो आप वाई की जगह पे लिख सकते हैं यही 77 है, थोड़ी देख लिए। इसके बाद आप क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्लास 6 में, ये 6th क्लास में आता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का एक रूल होता है, पहले से बताते हैं फिर हम आगे करेंगे। तो ये रूल क्या कहता है, इसमें सपोज मान लो अगर आपके पास, चलो हम किसी ट्रायंगल के नाम लिख लेते हैं, नाम में तो लिखना है, तो ये हमारा डी है, पहले समझेंगे फिर हम इसको करेंगे। अगर आपका जो भी बाहर का एक्सटीरियर एंगल होगा वो अंदर के दो एंगलों के सम के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, तो ध्यान रखना हमेशा ये रूल होता है 127 इजिकल टू ये बाहर का एंगल अकेला अंदर के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगलों का सम होता है। कौन से दो होते हैं, तो ये भी बता देते हैं, जो बाहर वाला एंगल जहाँ पर भी होगा उसके बगल वाले पार्ट को वो छोड़ देगा। मतलब सपोज देखो ये ट्रायंगल है, ध्यान से समझना, अगर यहाँ का कोई एक्सटीरियर पार्ट है तो उसके जस्ट अंदर वाला इंटीरियर पार्ट ही होगा जिसको ये छोड़ देगा, कि अगर इस तरफ से बाहर है तो इसके बगल वाले पार्ट को छोड़ देगा, बाकी दो बचे इन दोनों का सम होगा। सपोज मान लो अगर यहाँ पर कोई एंगल है तो वो अपने बगल वाले पार्ट को छोड़ देगा, बाकी इन दोनों के सम होगा। मान लो अगर यहाँ पर कोई एंगल है ये वाला, तो ये इसको छोड़ देगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। अगर नहीं समझ आया तब भी बेसिक बात ध्यान रखनी है कि जो बाहर वाला एंगल है वो अपने सामने वाले दो एंगलों का सम होगा। तो इसका मतलब 127 यहाँ पर है और y की वैल्यू हमें पता है 77, x हमें पता नहीं है। सो x इज इक्वल टू ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 127 माइनस 77, 7 and 7 गया 5, सॉरी 0, 12 में से 7 गया 5, तो आपका x आ गया 50 डिग्री। तो आपने फाइंड कर लिया 50, x है आपका, y आपका 77 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। इस क्वेश्चन में ये एक मिरर है जहाँ पर एक रे ऐसे गई है जो कि रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे जाती है, फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे आपकी और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। सबसे पहले आपको इसमें ड्रॉ क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है, जैसे बी ई बी और जैसे आपका एक बी परपेंडिकुलर पी क्यू लाइन पर, तो पी क्यू आपका बेस है जहाँ पर पी से लेके कुछ इस तरह से लाइन है, ये परपेंडिकुलर है आपका। और आर एस वाली लाइन पर आर से लेके एस वाली लाइन पर सी एफ आपका एक परपेंडिकुलर, तो सी ये पॉइंट और एफ आपका ये हो गया, कुछ इस तरह से हो गया। अब मैं यहाँ पर एंगलों के नाम दे रहा हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ध्यान से सुनना। तो आपको एक रूल पता होगा लाइट का, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको, लॉ होता है, कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। इस पार्ट में एंगल आई इसे कहेंगे, एंगल आर इसे कहेंगे, ठीक है। इस पार्ट में एंगल आई इसे कहेंगे, एंगल आर इसे कहेंगे। कैसे, जब ये हमारा सरफेस होता है मिरर का, अगर इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे ये होती है, तो बीच में परपेंडिकुलर का हम कहते हैं नॉर्मल, इसे हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। ये इंसिडेंस रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड, कुछ इस तरह से होता है। तो एंगल आई आपका बराबर होता है एंगल आर के। तो ऐसे ही सेम आपका यहाँ पर भी कुछ बैठ रहा है, तो कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। सो आप लिख सकते हो एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, ठीक है। सिमिलरली वहाँ से भी कुछ ऐसा ही होगा, तो एंगल 3 बराबर रहेगा एंगल 4 के। इतना क्लियर है, ठीक है। एक और चीज देखनी है, सिंस बीई जो है वो पैरेलल में आपके किसके, सी एफ के। सो
एंगल 2 और एंगल 3 आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको भी तो पता है कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो जब तीसरी लाइन उसको काट के जाती है, जैसे यहाँ पर ये काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों नॉर्मल लाइन है, ये इसको रिफ्लेक्ट करिए, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर होगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, यानी कि ये वाला पार्ट बराबर है किसके, इस वाले पार्ट के, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है किसके, इस लाइन के, ठीक है। तो अगर हम इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा 2 इंटू इक्वेशन 2 एंगल 2 इजिकल टू 2 इंटू एंगल 3, ठीक है। इतना बन गया हमारा था 2 इंटू एंगल 2 इजिकल टू 2 इंटू एंगल 3। डबल कर दिया हमने इन एंगलों को। डबल करने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल का मतलब क्या है कि हम 2 एंगल प्लस 2 एंगल इजिकल टू 3 एंगल प्लस 3 एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है, एंगल 2 और 1 एंगल बराबर होता है, तो 1 की जगह पर मैं लिखूंगा एंगल 1, इसकी जगह पर एंगल 1, क्योंकि 2 और एंगल 1 बराबर ही होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू एंगल 3 को मैं एंगल 4 लिख देता हूँ प्लस एंगल 3 लिख देता हूँ। हो गया आपका ये कुछ ऐसा, जहाँ पर 1 और 2 को मिलाकर बनता है आपका ए बी सी एंगल, और 3 और 4 को मिलाने में बनता है आपका डी सी बी। तो जब ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं हेंस ए बी जो लाइन है आपकी वो पैरेलल है सी और डी के। जिनको ये क्लियर नहीं हुआ है तो मैं दिखा सकता हूँ उनके लिए भी। ध्यान से देखो, नॉर्मल से डायग्राम बनेगा। ये कुछ ऐसा है, आपका था ए लाइन ये, बी लाइन ये, सॉरी ये लाइन थी आपकी पी क्यू और ये लाइन थी आपकी आर एस, ठीक है। और कुछ ऐसे ही रिफ्लेक्ट हुआ था, जिसको काटा था आपका बी सी ने, यहाँ पर इतना ही था। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा था कि हमें ए बी और सी और डी कुछ ऐसा लाना था, इन दोनों लाइनों को हमें पैरेलल बताना है। तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया था, जहाँ पर ये दोनों एंगल थे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, कुछ ऐसे थे, ठीक है। कुछ ऐसे थे। अब जब हम यहाँ तक ले आए कि एंगल 1 और एंगल 2, यानी कि हमारा पूरा का पूरा ये वाला प्लस एंगल 1 और एंगल 2, और ये हमारा मिला के बन गया एंगल 3 प्लस 4। जब हमारा ये दोनों एंगल बराबर हैं और सारी लाइनें भूल जाइए, तो आपको कुछ दिख रहा है, ये दोनों लाइनें ऐसी सीधी जा रही है, कुछ इस तरह से जाएंगी, और ये लाइन आपकी इसको काट के जा रही है। तो हमें पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, अगर आप दोबारा देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या है आपके, ऑल्टरनेट एंगल। तो इसीलिए जब आपके ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है।